दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अवांछित रिश्ता। ये जिंदगी भी ना बड़ी अजीब होती है और हम इंसान तो और अजीब होते हैं। हम ना जाने क्यों खून के रिश्तों में और उन खून के रिश्तों में भी इतने ही अपने बच्चे और सिर्फ अपने बच्चे जिनमें हम मरते दम तक उलझे रहते हैं। हमें लगता है बस यही हमारे खास रिश्ते हैं और इनके अलावा हम किसी और रिश्ते, किसी और संबंध को महत्व नहीं देते हैं। मेरा और भोली का रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही रहा। मैंने कभी उसे दिल से नहीं अपनाया, सदा ही उससे एक दूरी बनाकर रखी, एक महीन सी रेखा सदा ही खींच कर रखी उसके और अपने बीच। न जाने क्यों एक कांच की दीवार खड़ी कर रखी थी उसके और अपने मध्य। मगर आज मेरा जी चाह रहा है कि उसका माथा चूम कर मैं उसे गले लगा लूं और उस पर सारा प्यार लुटा दूं जो मैंने अपने आंचल में समेट कर जमा कर रखा था। चकनाचूर कर दूं उस कांच की दीवार को जो मेरे और उसके बीच थी। मिटा दूं उस रेखा को जो मैंने खींची थी। आज मैं उसे जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। भूख से मेरी आंतें कुलबुला रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई भुनभुना रही थी कि यह मरी सावित्री भी न जाने कब तक आएगी। सुबह के 10 बजने को हैं, पर महारानी का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। यह लॉकडाउन न लगा हुआ होता तो न जाने कब का इसे भगा देती और दूसरी काम वाली बाई रख लेती। जब इसे काम की ज़रूरत थी तो कैसे खुशामद करके मेरे पास आई थी। मगर अब नखरे देखो मैडम के। मेरे हस्बैंड अब है सुबह मुझे चाय के साथ ब्रेड या बिस्किट देकर दवा खिला देते हैं और स्वयं भी दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर अस्पताल चले जाते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल हैं, इसलिए ज़्यादा मरीज न होने पर भी उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ता है। मैं पिछले 1.5 महीने से टाइफाइड के कारण बिस्तर पर पड़ी हूँ। घर का सारा काम सावित्री ही देखती है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि उठकर अपने काम करने की भी हिम्मत नहीं होती है मुझ में। बिस्तर पर पड़े रहने से न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आते रहते हैं। तभी भोली की मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। माँ, आप जाग रही हैं क्या? मैं आपके लिए चाय बनाकर ले आऊँ? नहीं नहीं भोली, चाय और दवा तो तेरे बड़े पापा दे गए हैं मुझे, परंतु मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। सावित्री भी न जाने कब तक आएगी। कितना भी डांट लो इसे, मगर इस पर कोई असर ही नहीं होता है। तभी भोली कहने लगी, माँ, आप उस पर चिल्लाना मत, आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसने टीवी ऑन करके लाइट सा म्यूजिक चला दिया। मैं गाने सुनकर अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में भोली एक प्लेट में पोहा और चाय लेकर मेरे पास आई और खड़ी होकर बोली, माँ, आप ये खा लो। मैं हैरानी से उसे देखकर बोली, अरे, यह क्यों किया तुमने? अभी सावित्री आकर बना देती ना। भोली ने बहुत ही धीमे से कहा, माँ, आपको भूख लगी हुई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुछ बना देती हूँ। मेरा पेट सच में ही भूख के कारण पीठ से चिपका जा रहा था, इसलिए मैं प्लेट उसके हाथ से लेकर चुपचाप पोहा खाने लगी। उसने मुझसे पूछा, माँ, पोहा ठीक से बना है ना? नमक थोड़ा कम था, पर मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, बहुत अच्छा बना है। पर तुमने यह कब बनाना सीखा? यह सुनकर उसकी आंखों में जो संतोष और खुशी की चमक मुझे दिखी, वह मेरे दिल को छू गई। जब से मैं बीमार पड़ी हुई हूँ,
मेरे पति और बच्चों से भी ज़्यादा मेरा ध्यान भोली रखती है। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे आज याद आने लगा वह दिन जब मुझे पता चला था भोली के विषय में। एक दिन मैं और अभय घर में ही थे। सुबह का समय था कि अभय के मोबाइल पर किसी की कॉल आई और अभय ने जैसे ही बात की तो बात करते करते अभय के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और अभय फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अभय से पूछा, क्या हुआ? अभय क्यों रो रहे हो? अभय कुछ नहीं बोले और चुपचाप उठकर चले गए। शाम को अस्पताल से अभय जब घर आए तब भी एकदम खामोश और उदास से थे। ना चाय कॉफ़ी पी और ना ही रात का खाना खाया। मेरा मन भी अभय को इस स्थिति में देखकर किसी अनजानी आशंका से घिरा हुआ था। मैंने अभय से पूछने का बहुत प्रयास किया, परंतु अभय ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह को भी अभय कमरे में अकेले बैठे हुए रो रहे थे, तो मैंने फिर जोर देकर पूछा कि अभय क्या बात है, आप कल से इतना क्यों रो रहे हो? अम्मा बाबूजी को कोई परेशानी है क्या? अभय ने ना में गर्दन हिलाई। तो फिर क्या बात है अभय, प्लीज आप मुझे बताइए तो सही। बड़ी मुश्किल से अभय के मुंह से दो टूटे फूटे शब्द निकले, वंदना, मैं कश्मकश में हूँ। कैसी कश्मकश अभय? हुआ क्या है? वंदना, मुझे नहीं पता तुम समझ पाओगी या नहीं, पर तुम्हें बताना भी ज़रूरी है। मैं नहीं जानता तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर वंदना एक वादा करो, भले ही मुझे जो सज़ा दे लेना, पर मुझसे नफ़रत मत करना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप कहना क्या चाहते हैं अभय? भला मैं आपसे नफ़रत क्यों करूँगी? ऐसा क्या कर दिया आपने? वंदना, मैं नहीं जानता कि मुझसे ऐसा क्यों और किस परिस्थिति में हुआ, पर मेरा कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था। अभय अब बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? अभय की बातों से मैं भी बुरी तरह से डर गई थी। वंदना, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा भी क्या क्या कहा अभय तुमने? हाँ वंदना, पर मेरा कोई इरादा नहीं था किसी और को अपने जीवन में लाने का। बस कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गई, और कब मैं उसे चाहने लगा मुझे पता भी नहीं चला। मगर उसे चाहने से तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कभी कम ना हुआ। अभय की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो और मैं हवा में लटक गई हूँ। मेरा मुंह आश्चर्य, दुख और क्रोध में खुला का खुला रह गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक ही पल में मेरे रिश्ते का महल जैसे ढह गया। अभय ने मेरी ओर ध्यान दिए बगैर बोलना जारी रखा। यह बात तब की है जब मैं 3 वर्ष पहले अपने अस्पताल के अन्य डॉक्टर्स के साथ 1 माह के लिए पहाड़ों पर एक मेडिकल शिविर लगाने के लिए गया था। वहीं पर मुझे गंगा मिली थी। गंगा जो अपने नाम के जैसे पवित्र और सुंदर थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैंने यही सोचा कि इतना भी प्यारा कोई हो सकता है क्या? मगर उस समय मेरे मन में गंगा के प्रति कोई ऐसा वैसा विचार नहीं आया था। गंगा हमारे शिविर में अपनी बीमार माँ को दिखाने आई थी। उसकी माँ बेहद कमज़ोर थी और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी पहाड़ से गिरकर।
गंगा 19 वर्ष की थी। गंगा की माँ का ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान मेरा गंगा के घर भी जाना होता रहा। गंगा की माँ अपनी बीमारी से कम मगर गंगा के अकेले हो जाने से अधिक चिंतित रहती थी और इसी चिंता में एक दिन उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। रात का समय था। माँ की तबीयत खराब होने पर गंगा दौड़कर उस गेस्ट हाउस आई जहाँ हम रुके हुए थे। मैं गंगा के साथ तुरंत उसकी माँ को देखने चला गया, लेकिन जब तक हम दोनों उसके घर तक पहुँचे उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। गंगा का तो बुरा हाल था, ना कुछ बोल रही थी ना ही रो रही थी, बस एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी और फिर बेहोश हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से गंगा को संभाला। अगले दिन उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया गया। माँ की मौत से गंगा तो जैसे पत्थर हो गई थी। 1-2 दिन और बीते। वहाँ पहाड़ों में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमारा भी वापस आने का समय हो गया था। 3 दिन बाद हमें वापस दिल्ली पहुँचना था। मैंने अपने स्टाफ के अन्य लोगों से कुछ भी नहीं बताया था। मैं बेहद कश्मकश में था। गंगा के लिए क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला लिया कि मैं गंगा को दिल्ली ले जाऊंगा और वहीं किसी पीजी में गंगा का इंतज़ाम कर दूंगा। पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्लान बनाया कैसे क्या करना है। 3 दिन बाद मैंने अपने स्टाफ के लोगों से कहा कि गंगा के मामा दिल्ली में रहते हैं, इसे वहाँ छोड़ना है, तो आप लोग निकल जाओ, मैं कल अपनी कार से दिल्ली आऊँगा। मैं उस रात में गंगा के घर पर ही रुका, क्योंकि गंगा की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेरे मन में तब तक भी गंगा के प्रति केवल एक सहानुभूति ही थी। मैं रात को गंगा को समझा रहा था कि दिल्ली में जाकर उसे कैसे रहना है, क्या करना है। मेरे समझाने से अचानक गंगा फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे दिलासा देने लगा, चुप करने का प्रयास करने लगा। वो रोते रोते कब मेरे सीने से लग गई पता भी नहीं चला और वो रोते रोते मुझसे एक मासूम बच्चे की भांति चिपक गई। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और चुप कराने लगा। गंगा मेरी ही बाहों में सो गई और उस रात वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। सुबह को जब मेरी आँख खुली तो गंगा मेरी बाहों में सो रही थी, एक मासूम से बच्चे के जैसे। जब मुझे रात की बात याद आई तो मेरा मन गिल्ट से भर गया। जब गंगा जागी तो मैं उससे आंखें चुरा रहा था। उसने मुझसे पूछा, बाबू क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हैं और मुझसे नज़र क्यों चुरा रहे हैं। मैंने गंगा से कहा, गंगा रात में जो भी हुआ सही नहीं हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गंगा ने कहा, बाबू आप परेशान मत हो, अकेले आपकी गलती नहीं है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरा मन दुविधा में था कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन गंगा को वहाँ अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। मैं गंगा को दिल्ली ले आया और उसे एक रूम किराए पर लेकर दे दिया। उसका खर्च देने लगा और उससे सप्ताह में 2 दिन मिलने जाने लगा। मगर उस दिन के बाद मैं और गंगा कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए। 1 महीने बाद पता चला कि गंगा पेट से है। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मगर गंगा की स्थिति देखते हुए मुझे किसी फैसले पर जाना था। मैंने चुपचाप गंगा की मांग में सिंदूर भर दिया। 9 माह बाद गंगा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वो बेटी 1 साल की है। मैं और गंगा
पति पत्नी अवश्य थे, परंतु उस रात के बाद मैंने कभी गंगा को उस नज़र से नहीं देखा। मैं गंगा से प्यार करता था, मगर मेरे प्यार में उससे कुछ पाने की चाह नहीं थी। गंगा भी खुश थी अपनी बेटी के साथ, सब अच्छा चल रहा था। मगर एक दिन गंगा की तबीयत अचानक खराब हुई। उसका मैंने चेकअप कराया, कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि गंगा को ब्लड कैंसर है, जो लास्ट स्टेज पर है। गंगा को हल्का बुखार और लूज मोशन रहते थे, मगर उसने मुझे कभी नहीं बताया। पिछले 1 साल से उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। कल उसने कैंसर अस्पताल में आखिरी सांस ली। मैं अब गंगा की ओर अपनी 2 साल की बेटी भोली को लेकर चिंतित हूँ। 2 साल की नन्ही बच्ची को कहाँ अकेला छोड़ूं मैं। प्लीज वंदना, भोली को अपना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं तो मैंने फैसला ले लिया है, मैंने भोली को लेकर कहीं अलग। पर अभय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा करने के बाद आप क्या खुश? अभय के इस फैसले से मैं सहम गई थी। मैंने अकेले हो जाने के डर के कारण अभय से कह दिया कि उस बच्ची का क्या दोष, तुम उसे यहाँ ला सकते हो। मैं सोचूंगी कि मेरे 3 बच्चे हैं। उस समय तो और कुछ न कह सकी, परंतु अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर क्या करती मैं भी। अभय तो खुश हो गए और भोली को घर ले आए। 2 वर्ष की भोली सचमुच भोली सी थी। मैंने सहानुभूति से भोली को संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भोली का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया, मगर अभी तक जिस सहानुभूति के साथ मैं उसकी देखभाल कर रही थी, वह धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। मुझे भोली अब एक बोझ सी लगने लगी। मैंने डरते डरते अभय से कहा, अभय, मुझसे नहीं हो रहा, आप भोली को कहीं। अभय शायद मेरी मंशा भांप गए। वो समझ गए कि मैं भोली को कहीं हॉस्टल में। और अभय मेरे कंधे पर सिर रख कर रो पड़े और एक याचक की दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए बोले, वंदना, ऐसा मत कहो। भोली मेरे पास मेरे साथ रहेगी तो मुझे लगेगा मानो मैं गंगा का कर्ज उतार रहा हूँ। मैंने उन्हें अब तक के जीवन में पहली बार इतना मायूस और लाचार देखा था। वह बच्चों की तरह बिलखते हुए बोले, वंदना, मुझ पर यह एहसान कर दो। मैं अभय के आंसू न देख सकी और मैंने फिर से अपने मन को समझाना ही बेहतर समझा। समय अपनी गति से चल ही रहा था। अभय अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगे। हमें सामान्य होने में 2-3 वर्ष का समय और लग गया। नन्ही भोली मुझे बड़ी माँ कहती थी। उसे बताया गया था कि मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। मुझे मेरे घर में सदैव अवांछित सदस्य की भांति ही लगती थी भोली। उसके सामने न जाने क्यों मैं अपने बच्चों को खुलकर न तो दुलार ही कर पाती और न ही खुलकर गले लगा पाती थी। मैं अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी तैयार करके स्कूल भेजती और उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान भी रखती, पर कभी गले से लगाकर दुलार न कर पाती। मन में एक कसक सी थी, जिसके कारण एक दूरी बनाकर रखती थी मैं भोली से।
समय कब लम्हा लम्हा सरक कर चुपके चुपके पंख लगाकर उड़ जाता है, इसका हमें एहसास तक नहीं होता। कब तीनों बच्चे बड़े हो गए और कब मैं प्यारी माँ हो गई, मुझे पता ही न चला। मैं भोली से कभी कुछ भी नहीं कहती थी, मगर जब मैं आरव और आरोही को जो भी इंस्ट्रक्शंस देती वह उन्हें चुपचाप फॉलो करती। उन दोनों को तो मुझे होमवर्क करने के लिए, दूध पीने और खाना खाने के लिए टोकना भी पड़ता था, परंतु भोली तो अपना सारा काम समय से करती थी। मुझे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। घर की और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने शौक को आगे तो नहीं बढ़ा पाई, परंतु बच्चों के प्रोजेक्ट्स में तथा जब तब साड़ी से कुर्ती और कपड़ों के बैग आदि पर अपना हुनर आजमाया करती थी। जब भी मैं कुछ इस तरह का काम करती, भोली भी अपनी ड्राइंग बुक और कलर्स के साथ मेरे पास आकर बैठ जाती और अपनी कल्पनाओं को रंग देने का प्रयास करती रहती। यदि कहीं कुछ समझ में ना आता तो बड़ी मासूमियत से पूछती, बड़ी माँ, इसमें यह वाला रंग करूं अथवा ये वाला अच्छा लगेगा। उसकी कला में दिन प्रतिदिन निखार आता गया। विद्यालय की ओर से उसे सभी प्रतियोगिताओं के लिए भेजा जाने लगा और हर प्रतियोगिता में उसे कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य मिलता। पढ़ाई में भी अव्वल आने वाली भोली अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की लाडली थी। जब कभी आरव, आरोही और भोली तीनों आपस में झगड़ा करते तो भोली समझदारी दिखाते हुए उनसे समझौता कर लेती। मैं बच्चों के खेल और लड़ाई के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करती थी। 1.5 महीने पहले जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर बताया कि मुझे टाइफाइड है तो सभी चिंतित हो गए। आरव, आरोही और अभय हर समय मेरे पास ही रहते और मेरा बहुत ध्यान रखते, परंतु धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। मैं आरोही को आवाज़ लगा रही थी, आरोही, ओ आरोही बेटा, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी हल्का गर्म करके बोतल में भर कर रख दो। इस पर आरोही खींच कर बोली, ओफो मम्मा, आप थोड़ा वेट नहीं कर सकती क्या? कितनी अच्छी मूवी आ रही है, आप तो बस रट लगाकर बैठ जाती हैं। इस पर भोली ने उठकर चुपचाप मेरे लिए पानी गर्म कर दिया। मेरी खिसियाई सी शक्ल देखकर वह बोली, माँ, क्या आपका सिर दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबा देती हूँ। मैंने मना कर दिया। आरव बीच बीच में आकर मुझसे पूछ जाता है, माँ, आपने दवा ले ली है क्या? कुछ खाया कि नहीं? आरोही भी अपने तरीके से मेरा ध्यान रखती है और अभय भी, किंतु भोली, उसके तो जैसे ध्यान में मैं रहती हूँ। आज मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली भोली कितनी समझदार है। मैं सदैव अपने घर में उसे अवांछित सदस्य ही मानती रही, कभी मन से उसे बेटी न मान पाई, लेकिन वह मासूम मेरी थोड़ी सी देखभाल के बदले में मुझे अपना सब कुछ मान बैठी। कितने गहरे मन के तार उसने मुझसे जोड़ लिए थे। मुझे याद आ रहा है उसका वह अबोध चेहरा, जब आरव और आरोही स्कूल से आकर मेरे गले से लिपट कर झूल जाते थे और भोली दूर खड़ी मुझे टुकुर टुकुर निहारती, तो मैं बस उसके सिर पर हाथ फेरकर सबको बैग रखकर हाथ मुंह धोने की हिदायत दे देती थी। उसने मेरी थोड़ी सी सहानुभूति को ही शायद मेरा प्यार मान लिया था। अपनी माँ की तो
उसे ज़्यादा याद नहीं, या शायद बिल्कुल भी याद नहीं। पर मुझे ही मानो माँ मानकर चुपचाप अपना सारा प्यार उड़ेल देना चाह रही है। आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसे अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रोऊं और अपने मन का सारा मैल और परायापन अपने आंसुओं से धो डालूं। मैं उसे अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार करना चाह रही हूँ। मैं उससे कहना चाहती हूँ, मैं तेरी बड़ी माँ नहीं, सिर्फ माँ हूँ। मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। अपने और भोली के बीच जो कांच की दीवार मैंने खड़ी कर रखी थी, वह आज भर भरा कर टूट गई है। भोली मेरे पास आई तो मैंने बाहें फैला दी और वो मेरी बाहों में समाकर मेरे सीने से चिपक गई। मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई और मैंने भोली से कहा, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी मांग रही हो बड़ी माँ आप? बड़ी माँ नहीं बोली, केवल माँ बोल बेटा, केवल माँ। मैं तेरी माँ हूँ। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।